ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम बेसिक फंडामेंटल कवर करेंगे एनसीईआरटी लेवल का। एनसीईआरटी लेवल कवर होने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है। ओके, वेक्टर आपने थोड़ा बहुत फिजिक्स में भी सुना होगा, वेक्टर्स के बारे में, कि वेक्टर अलजेब्रा क्या होता है और क्या नहीं। ठीक है, एक मिनट, कुछ बच्चे और ज्वाइन कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। अब देखो, मान लो दो बच्चे हैं, राम और मोहन। उनको अगर स्कूल जाना है, ठीक है, अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है, तो घर से अगर स्कूल की तरफ जाना है और घर और स्कूल के बीच में दूरी 1 किलोमीटर की और डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है,
तो अगर घर से स्कूल की तरफ जाना है तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का यूज होगा, हाँ है ना? क्लियर है? मतलब मैग्नीट्यूड भी लगेगा और डायरेक्शन भी लगेगा, क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड रहा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रहने से काम नहीं चलेगा और सिर्फ डायरेक्शन रहने से काम नहीं चलेगा। आपको अगर वहां पे पहुंचना है तो आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिएगा, तब जाके आप वहां पे पहुंच पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पे इस केस में अगर इसको यहाँ मोहन को स्कूल की तरफ जाना है तो 1 किलोमीटर ईस्ट गए, तो 1 किलोमीटर मैग्नीट्यूड हो गया, ईस्ट आपका क्या हो गया, डायरेक्शन हो गया। तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। यहाँ पे मैग्नीट्यूड का भी इन्वॉल्वमेंट है, डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट है, सिंपल वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब 3 डायमेंशन में वेक्टर को हमको देखना है, ठीक है, कि 3 डायमेंशन में वेक्टर में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें जेई पॉइंट ऑफ व्यू से जो काम की है, वो सारी चीजें हमको समझना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो। फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर। स्केलर के बारे में आपको पता ही है, जहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। जैसे केजी, मास में केजी हो गया, वॉल्यूम हो गया, लेंथ हो गई, यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है कि 5 केजी का है, 10 केजी का है, किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो उससे कोई मतलब नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब होता है, ऐसी क्वांटिटी को आप क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, पर स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जहाँ पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाए, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ऐसी क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सब फिजिक्स का फंडामेंटल, बस इंट्रोडक्शन से समझना है। अब ये तो यहाँ पे आप पता कर सकते हो क्या, कौन वेक्टर होगा कौन स्केलर होगा, पता करो। सर फर्स्ट वाला स्केलर है, सेकंड वाला वेक्टर। सारे करो साथ में और चैट बॉक्स में आंसर दे दो। सब लोग ट्राई करो अपनी तरफ से, जो वेक्टर है उसको वी लिख देना, जो स्केलर उसको एस लिख देना। सर चैट बंद की हुई है। आप ऑन कर दिए, चलो। जो वेक्टर है उसको वी लिख देना, जो स्केलर है उसको एस लिख देना। एक साथ लिख दो सारे। ठीक है, डन। तो देखो फर्स्ट वाला आपका हो जाएगा स्केलर क्वांटिटी, सेकेंड वाला मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर क्वांटिटी, थर्ड वाला ओनली मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, जूल, ये भी स्केलर है, ये भी चार्ज स्केलर है, ये आपका एक्सीलरेशन की यूनिट है, ये आपका हो जाएगा वेक्टर। क्लियर है? एस वी एस 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 वी, ठीक है, अंडरस्टूड। देखो ये फिजिक्स का, इसमें जे मैथ्स का कुछ रोल नहीं है, बस इंट्रोडक्शन करना था तो वो बता। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि 3 डायमेंशन में वेक्टर को कैसे समझा जाएगा। तो अभी मैंने बताया कि मान लो एक कोई क्वांटिटी देते हैं मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जैसे मान लो ये कोई लाइन है। अब लाइन तो इनफाइनेटली एक्सटेंडेड होती है, तो यहाँ पे डायरेक्शन तो है कि डायरेक्शन दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मैग्नीट्यूड भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसी लाइन में एक स्पेसिफिक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दूंगा। लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, स्पेसिफिक लेंथ। ठीक है, तो मान लो यहाँ ये क्या है, दो आपकी डायरेक्टेड लाइन है, इसमें अगर मैं कोई फिक्स लेंथ कंसिडर कर लूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर। ये आपका क्या हो जाएगा, वेक्टर, और इसको हम डिनोट करेंगे वेक्टर ए बी से। ए से बी की तरफ जाने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए बी। ठीक है, जहां पे ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट हो गया। क्लियर है? ये ए आपका हो गया इनिशियल पॉइंट, बी आपका हो गया टर्मिनल पॉइंट, और इसको डिनोट कैसे करेंगे हम, ए बी वेक्टर से। डिनोट करने का तरीका क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर। और इसके मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को डिनोट करने का तरीका होता है ये ए बी वेक्टर का ऐसे मैग्नीट्यूड में। ठीक है, और इसकी लेंथ मान लो ए, तो इक्वल टू ए हो जाएगा। तो ये हो गया आपका वेक्टर ए बी, और ये मैग्नीट्यूड को नोटेशन करने का तरीका। क्लियर है? अ वेक्टर विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा पूरे चैप्टर में, जिसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। कि मान लो ये 3D प्लेन है, इसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस है,
इस प्लेन में मान लो कोई एक पॉइंट है पी, है ना, इस प्लेन में कोई एक पॉइंट है पी। अब इसका पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होगा, इस पॉइंट पी को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूं, पॉइंट पी को अगर मैं ओरिजिन से क्या कर दूं, ज्वाइन कर दूं, तो ओरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर मिलेगा वो इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट जिसका मान लो कोऑर्डिनेट आपका एक्स वाई जेड, मतलब एक्स के अलोंग एक्स लेंथ है, वाई के अलोंग मान लो वाई डिस्टेंस है, जेड में एक्स जेड डिस्टेंस है, एक्स के अलोंग एक्स, वाई के अलोंग वाई, जेड के अलोंग जेड, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट है मान लो एक्स वाई जेड। अब इस पॉइंट का अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो ओपी वेक्टर ये जो हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर। तो कभी कोई पूछता है व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलता है वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिलता है वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। अब पूछेंगे इसका मैग्नीट्यूड कितना है। अगर इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट है एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा ये निकालना है। तो इसके लिए भी बहुत आसान है तरीका, देखो ध्यान। यहाँ पे आप नीचे एक ट्राइंगल कंसिडर करो ओ क्यू आर, ध्यान से देखो ओ क्यू आर ट्राइंगल बेस में जो है, यहाँ पे परपेंडिकुलर की लेंथ एक्स है, बेस की लेंथ आपकी कितनी है वाई, तो ये जो ओ क्यू हाइपोटेनियस है ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस। तो इस वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई कर दी। इसी तरह से ट्राइंगल ओपीक्यू, ट्राइंगल ओपीक्यू में बेस आपका अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, हाइट आपकी जेड के बराबर है, तो वापस इसका हाइपोटेनस आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या निकाल लिया आपने, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकाल लिया, किसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसको वेक्टर फॉर्मेट में कैसे रिप्रेजेंट करना वो आगे देखेंगे, फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लिया समझ में आ गया। पहले वाले ट्राइंगल से पाइथागोरस अप्लाई करके ये निकाल लिया, फिर दूसरे वाले ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई करके वो निकाल लिया, तो हेंस मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर? यस सर। इसी तरह से और भी हो सकते हैं, मान लो पॉइंट ए बी सी है, तो इनके पोजीशन वेक्टर कैसे बनाओगे, इनको ओरिजिन से ज्वाइन कर दोगे तो इनके पोजीशन वेक्टर हो जाएंगे। इनको हम जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी वेक्टर से। क्लियर है? Yes. ये जनरली एबीसी वेक्टर से ओए वेक्टर आपका ओए आपका ए वेक्टर हो जाएगा, बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, तो ये आपके क्या होगा, पोजीशन वेक्टर, और इनके मैग्नीट्यूड मान लो एबीसी। तो ध्यान रखना पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से ज्वाइन करने पे जो वेक्टर मिल जाएगा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ओके, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना तो आसान है। नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, कुछ कुछ डेफिनेशन है, बस ध्यान रखना है, ज्यादा डिटेल में जेई में इतना काम नहीं है, लेकिन बस इनके नाम से आपको पता होना चाहिए किस वेक्टर को क्या बोलते हैं। एक एक करके सारे डील करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या होता है, फिर हम देखेंगे यूनिट वेक्टर, एक होता है को इनिशियल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, इक्वल वेक्टर। तो सारे वेक्टर एक एक करके हमको देखना है। ये है टाइप्स ऑफ वेक्टर जो ज्यादातर यूज होते हैं। सबसे पहले जीरो वेक्टर, तो ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्म फाइनल पॉइंट दोनों सेम हो, मतलब ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो हो। क्लियर है? तो ऐसे वेक्टर को अपन जीरो वेक्टर बोलते हैं। अब जीरो क्यों यूज किया, क्योंकि आगे जाके अपन जब देखते हैं कभी कभी वेक्टर एडिशन करने पे जीरो आ रहा है, मतलब दो वेक्टर का एडिशन भी वेक्टर आता है, तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब जीरो स्केलर नहीं है, जीरो क्या होगा, वेक्टर। इसलिए हमने एक नल वेक्टर को भी डिफाइन किया। जीरो वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम हो, मतलब पॉइंट हो, क्या हो जाए, पॉइंट। तो नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकती है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड। तो ये हो गया आपका जीरो वेक्टर या नल वेक्टर। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस। अगला है आपका यूनिट वेक्टर। अब यूनिट जीरो वेक्टर हो गया, यूनिट वेक्टर मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन। और यूनिट वेक्टर को हम डिनोट करते हैं ए कैप्स। जैसे अगर ये वेक्टर ए है, अब इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, इसी वेक्टर के अलोंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड का अगर आप वेक्टर कंसीडर करोगे, इसी वेक्टर के अलोंग वन यूनिट मैग्नीट्यूड का अगर अपन वेक्टर कंसीडर करेंगे, तो डायरेक्शन तो वही होगी, मैग्नीट्यूड कितना हो गया, वन, तो ये आपका हो गया यूनिट वेक्टर। किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा, यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड? यस ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। जनरली ए कैप से डिनोट होता है। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना कि जब भी मुझे किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन, ये लिख लो नोट करके, लिख देखो, नोट्स बनाते रहना, थोड़ा थोड़ा नोट करके लिख लो यूनिट वेक्टर में।
whenever we want to find direction of any vector, या फिर हमें किसी वेक्टर के अलोंग कोई वेक्टर चाहिए या फिर उस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन चाहिए, देन वी विल फाइंड यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर। कभी भी किसी वेक्टर के अलोंग अगर आपको उसकी डायरेक्शन पता करनी हो, बोला कि इस वेक्टर के अलोंग डायरेक्शन पता करो, तो आप हमेशा क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर। अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके। whenever you want to find the direction, कभी भी आपको किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चाहिए हो, आप क्या करना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है? वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है? डिवाइड, तो यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट है कोइनिशियल वेक्टर। कोइनिशियल मतलब ऐसे वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो। ऐसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम, उसको बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। जैसे ये, इन तीनों वेक्टर का इनिशियल पॉइंट सेम है, तो ये आपका कोइनिशियल वेक्टर हो गया। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिनियर वेक्टर। आप बताओ कोलिनियर वेक्टर किसको बोला जाएगा? दो वेक्टर को कोलिनियर कब बोलेंगे? सर जो एक ही लाइन पे हो। एक ही लाइन में होनी, इसको ज्यादा अच्छे से क्या बोलोगे? जो एक ही लाइन के पैरेलल हो, जो किसी गिवन लाइन सेगमेंट के क्या हो, पैरेलल, ऐसे वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। टू और मोर वेक्टर आर पैरेलल, such vector are known as collinear vector irrespective of their magnitude and direction। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे तीन वेक्टर बनाए, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। तीनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग है, ए और सी का डायरेक्शन भी अलग अलग है, पर ये तीनों के तीनों एक लाइन के क्या है? पैरेलल है ना? एक अगर मैं लाइन बनाऊंगा उस तीनों के क्या है? पैरेलल, तो इनको मैं बोलूंगा आपस में कोलिनियर। सो वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर व्हाट? कोलिनियर। कोलिनियर मतलब पैरेलल होने चाहिए। डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, लेकिन क्या होना चाहिए? पैरेलल। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। two vector are said to be collinear if they are parallel to each other। ओके। नेक्स्ट, इक्वल वेक्टर। दो वेक्टर को इक्वल कब बोला जाएगा? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों सेम हो, तभी इन दोनों वेक्टर को आप इक्वल वेक्टर बोलो। वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर नोन एज इक्वल वेक्टर। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. जैसे यहाँ पे मैंने बनाया वेक्टर ए और वेक्टर बी, क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल होगा क्या? Yes, sir. मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। क्या वेक्टर ए और वेक्टर सी इक्वल होगा? No, sir. No, sir. नो। ए और बी इक्वल होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम है, लेकिन ए और सी इक्वल नहीं होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। सो नॉट इक्वल वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ये कोलिनियर हो जाएंगे नो डाउट, क्योंकि पैरेलल है तो सब क्या हो जाएंगे? कोलिनियर, लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अंडरस्टूड? Yes. यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, इसमें पूछा बता कौन कौन से वेक्टर कोइनिशियल होंगे, कौन कौन से वेक्टर इक्वल होंगे और कौन कौन से वेक्टर कोलिनियर बट नॉट इक्वल होंगे। करो ट्राई। डन? एवरीवन सबने ट्राई कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बताओ कोइनिशियल में कौन कौन आएगा? A and E. A and D And B and C. and B and C. कोइनिशियल जिनका इनिशियल A. पॉइंट सेम हो। A and E. C and B. देखो, एक तो ए ही होगा,
Yes, Yes, sir. और बी एंड सी होगा Yes, Yes, sir. sir. yes, ए कॉमा ई और बी कॉमा सी। इक्वल वेक्टर आंचल बताओ, C, D and E. आंचल हाँ बोलो, जोर से बोलो, कौन कौन से वेक्टर इक्वल होंगे? Sir, DB. D and B. AC डी and और बी और A, C and D. DB होगा सर। बी डी और सिर्फ अकेला बी डी ही होगा, है ना? Yes, और sir. Yes, Yes, sir. इक्वल बट नॉट कोलिनियर बट नॉट इक्वल, AC. ए सी। क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद ए स्केलर। इसका मतलब क्या होगा? देखो ध्यान, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर विद स्केलर। आप खुद सोचो, एक वेक्टर को ये मान लो, उसको अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं, मतलब मान लो 5 या 4 से मल्टीप्लाई करूं, तो क्या होगा? कोई वेक्टर है मान लो ए, उसको अगर आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? तो उसके पैरेलल एक न्यू वेक्टर आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। जैसे मान लो एक कोई वेक्टर है ए और कोई वेक्टर है स्केलर लैम्डा, तो क्या होगा देखते हैं, एक सेकंड। देखो यहीं पे एग्जांपल देके समझाता हूँ। ये कोई वेक्टर है ए वेक्टर, इसको अगर मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, स्केलर मतलब कांस्टेंट हो सकता है, तो मान लो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो बताओ इस वेक्टर में क्या चेंज आएगा? कोई नया वेक्टर मान लो बी वेक्टर इक्वल टू 3 टाइम्स ए वेक्टर, तो बताओ क्या चेंज आएगा? सर इसके पैरेलल आ जाएगा। हाँ, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड 3 गुना हो जाएगा। डायरेक्शन क्या Yes. रहेगी? सेम, मैग्नीट्यूड आपका 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है? Yes. sir. अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्शन वही रहेगी, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 3 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, इसको अगर मैं -2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या होगा? सर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नीट्यूड। वेरी गुड, अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा Yes, sir. और डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. Yes, sir. अच्छा, क्या आप ये भी बोल सकते हो वेक्टर ए बी और सी क्या ये पैरेलल, सॉरी इनको क्या कोलिनियर बोल सकते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सब लोग सोच के बताओ, क्या वेक्टर ए बी सी कोलिनियर होंगे क्या? Yes, sir. Yes, ए sir. बी और सी भी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर। इसका मतलब हमने क्या सीखा कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो वेक्टर मिलता है वो पुराने वाले वेक्टर के साथ क्या होता है? कोलिनियर होता है। पुराने वेक्टर के साथ क्या होता है? कोलिनियर। तो यहाँ से बहुत अच्छा रिजल्ट भी आएगा, ये रिजल्ट भी याद रखना। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर कोलिनियर वेक्टर, तो उनमें आपस में रिलेशन क्या होगा? ए वेक्टर विल बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। अगर ए और बी दो कोलिनियर वेक्टर है तो किसी एक वेक्टर को दूसरे का लैम्डा टाइम्स लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर, वेयर लैम्डा इज सम स्केलर बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्या इस बात से सब एग्री कर रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। हाँ, हैंड रेस किया, कुछ डाउट है? अंशिका, आकाश, एनी डाउट? No, sir. तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा? मान लो ए वेक्टर है, लैम्डा इज सम स्केलर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो इनका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? लैम्डा इंटू ए, लैम्डा इंटू ए। अब इसका मतलब क्या है? ये मान लो वेक्टर ए है, इसको अगर आप मान लो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड डबल हो जाएगा, डायरेक्शन सेम रहेगी।
3 से मल्टीप्लाई या 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड 4 गुना हो जाएगा, डायरेक्शन वही रहेगी। और नेगेटिव करोगे तो अपोजिट हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट। क्लियर है? यस। ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एंड फॉल्स? सब लोग ट्राई करो, जिसका जो आंसर है एक साथ चारों का एक साथ चैट बॉक्स में लिख देना। ट्रू के लिए टी लिख देना, फॉल्स के लिए एफ लिख देना। एक साथ ही लिख देना, टी एस वी टी एस तरह से, जो भी टी एफ ऐसे 1 2 3 4 मत डालना, जो भी आंसर है एक साथ टी वी एस जो भी आ रहा लिख देना। ये आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करो। जल्दी ट्राई करो सब लोग। डन एवरीवन? ठीक है। यस सर। फर्स्ट वाला, ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर, ट्रू और फॉल्स? ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर ऑफ कोर्स कोलिनियर होंगे, पैरेलल है तो। टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, क्या दो कोलिनियर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होगा क्या? नो सर। फॉल्स। फॉल्स। नो सर। ये वेक्टर ए वेक्टर बी है, दोनों कोलिनियर है लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, अलग अलग, तो ये फॉल्स हो जाएगा। टू वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ट्रू। क्या ऐसा जरूरी है? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो कोलिनियर भी होंगे, ट्रू और फॉल्स? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो क्या वो कोलिनियर होंगे, ऐसा जरूरी है? देखो ध्यान No. से, एक वेक्टर ये बना दिया, एक वेक्टर ये बना दिया, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन दोनों कोलिनियर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, गलत। False. टू वेक्टर हैविंग सेम टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, क्या दो कोलिनियर वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो वो इक्वल वेक्टर होंगे क्या? No, sir. No, sir. ये भी गलत है, क्योंकि आपका एक कंडीशन हो सकती है अपोजिट वाली, कि मान लो मैग्नीट्यूड सेम हो, कोलिनियर भी हो, लेकिन अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो इक्वल नहीं होगा, तो ये भी फॉल्स है। तो आपका आंसर क्या है, टी एफ एफ एफ। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है, तो आपने कुछ कुछ बच्चों ने बहुत गलतियां कर दी थी, तो ध्यान रखना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक अपन ने क्या क्या देख लिया, इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी पढ़ ली, वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, टाइप्स ऑफ वेक्टर हमने देख लिए, इनिशियल पॉइंट देख लिया, टर्मिनल पॉइंट देख लिया, एंड सो ऑन। ठीक है, ओके। टाइप्स ऑफ सारे वेक्टर देख लिए हमने, स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करने पे क्या होगा ये भी हमने देख लिया। हाँ चल बोलो। सर कोलिनियर वेक्टर दो एक बार ही बताना दोबारा। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही, थोड़ा सा आप माइक को सही रख के ढंग से बोलो। सर वो कह रहे हैं कि कोलिनियर कोलिनियर वेक्टर वेक्टर बताइए। हाँ एक एक करके बोलो, हाँ बोलो क्या कह रहे हो। सर सर कोलिनियर अंशुल कह वेक्टर रहे हैं कि कोलिनियर वेक्टर बता दीजिए आप उन्हें। कोलिनियर वेक्टर क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है, ऐसे वेक्टर जो पैरेलल हो, पैरेलल वेक्टर को कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। पैरेलल वेक्टर को क्या बोलते हैं, कोलिनियर। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर मान लो बी है, और ये वेक्टर मान लो सी है। ये तीनों के तीनों वेक्टर आपस में किसी ना किसी लाइन की क्या है, पैरेलल, मतलब तीनों वेक्टर आपस में सब क्या है, पैरेलल। ये तीनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल, तो ऐसे वेक्टर को मैं कोलिनियर वेक्टर बोलता हूं। और कंडीशन क्या बताई कि अगर इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर है तो
एक वेक्टर को दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखा जा सकता है. वेक्टर A कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स वेक्टर B. If vector A and vector B are collinear, then vector A can be written as lambda times B vector. क्या समझ में आया? यस सर. आंचल थम्स अप कर दो या थम्स Yes, डाउन कर sir. दो. ओके. एनसीईआरटी में कुछ फंडामेंटल क्वेश्चन है इससे रिलेटेड. 10.1 में 1 2 3 4 या ट्राई कर लेना. ठीक है. अब Yes, अगला sir. हमको देखना मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन वेक्टर. ऑपरेशंस ऑन वेक्टर का मतलब क्या है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करने पे, सब्सट्रैक्ट करने पे क्या होगा और मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, एक एक करके हम चीजों को समझते हैं. सबसे पहले एडिशन में देखेंगे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, फिर देखेंगे कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग एक्स वाई जेड, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो, डिस्टेंस फॉर्मूला एंड सेक्शन फॉर्मूला. टारगेट है, देखते हैं कितना कवर होता है. सबसे पहले पढ़ते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. ये आपने फिजिक्स में थोड़ा बहुत देखा होगा, एक बार ध्यान से पढ़ लो. इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं. मान लो एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका ए है, ए से आप बी की तरफ गए, ये आपका ए बी वेक्टर हो गया. फिर आप बी से मान लो किसी पॉइंट सी पे गए, तो ये आपका बी सी वेक्टर हो गया मान लो. फिर इस पॉइंट सी से वापिस आप ए की तरफ आ गए, तो ये आपका सी ए वेक्टर हो गया. तो ए से बी की तरफ गए ए बी वेक्टर, फिर बी से सी पे गए और फिर सी से ए पे गए. तो इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं तो बेसिकली क्या आएगा, स्टार्टिंग पॉइंट ए था और फाइनल पॉइंट भी ए आया. स्टार्टिंग पॉइंट भी ए और फाइनल, तो एडिशन क्या आ जाएगा, ए और ए वेक्टर, मतलब Yes. ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर. ए वेक्टर मतलब क्या होता है, नल वेक्टर, जीरो वेक्टर. हाँ है ना, Yes, क्लियर sir. है. Yes, sir. अच्छा, एक चीज और मुझे बता दो, जैसे मान लो ये आपका वेक्टर है ए बी, ये आपका वेक्टर है ए बी, तो बी ए वेक्टर कौन सा होगा, इसी वेक्टर का सेम मैग्नीट्यूड बस डायरेक्शन अपोजिट. ये आपका जो हो जाएगा बी ए वेक्टर. हाँ है ना. Yes, Yes, sir. sir. ये अगर ए बी वेक्टर है Yes, तो ये बी, तो मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ बी ए वेक्टर. Yes, बोलो. sir. Yes. क्या ए बी वेक्टर को Yes. माइनस बी ए वेक्टर लिख सकते हो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए माइनस टाइम्स कर दिया. सेम ऐसे बी सी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, माइनस टाइम्स ऑफ सी बी वेक्टर. हाँ है ना, बोलो. Yes. ठीक. ऐसे ही मान लो एसी वेक्टर है, एसी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ऑफ सी ए वेक्टर, या सी ए वेक्टर को क्या लिख सकते हो, माइनस टाइम्स ऑफ एसी वेक्टर. अंडरस्टूड एवरीवन. Yes, sir. तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, किसी एक वेक्टर को चेंज कर रहा हूँ. तो मान लो ये लिखा ए बी, इसको बी सी को ऐसे ही रहने दिया, सी ए वेक्टर को लिख दिया मैंने माइनस ऑफ ए सी इक्वल टू 0. अंडरस्टूड. Yes, sir. अब माइनस ए सी उधर जाके प्लस ए सी हो जाएगा, तो फाइनल रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट आया ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. ए बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ए सी वेक्टर. मतलब ये जो ए सी वेक्टर है ये ए बी और बी सी का रिजल्टेंट वेक्टर है, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर. ए सी जो वेक्टर है वो ए बी और बी सी का क्या है, रिजल्ट. अब इसको मैं डायग्राम से डिनोट कर रहा हूँ, देखो ध्यान से. इसको डायग्रामेटिकली कैसे डिनोट कर सकते हैं, ये मान लो आपका ए बी वेक्टर है, ये ए बी वेक्टर हो गया. फिर मान लो आपने बनाया बी सी वेक्टर, तो ये मान लो आ गया बी सी वेक्टर, बी से सी की तरफ. तो ए बी प्लस बी सी से बताओ क्या आया है, ए बी प्लस बी सी से क्या है, ए सी वेक्टर. तो ए सी वेक्टर कैसा होगा, ये वाला. ए सी वेक्टर कैसा होगा, ये वाला. तो ये आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट. है ना. Yes, sir. तो ऐसे बनाना है रिजल्टेंट. याद रखने का तरीका क्या होगा, ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, फिर लूप बनाने के लिए सी से ए की तरफ जाना था, लेकिन आप क्या कर देना, उल्टा उल्टा कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट मिल जाएगा. क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट. ए बी और बी सी का क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट. ए से बी, बी से सी, तो ये वाला डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर. अंडरस्टूड एवरीवन. Yes. Yes, sir. ओके.
एक दो एग्जांपल से और समझते रुको। जैसे मान लो यहाँ पे मान लो मैंने डायग्राम में 3 वेक्टर बनाए, इनको मैं नाम दे देता हूँ। चलो इसको नाम दे दिया ए वेक्टर, इसको नाम दे दिया बी वेक्टर और इसको नाम दे दिया सी वेक्टर। बताओ इन तीनों में रिजल्टेंट वेक्टर कौन है? से ए वेक्टर। हाँ, सब लोग सोचो, बाकी लोग भी। यस सर ए। कैसे ढूंढना है रिजल्टेंट? देखो ए से सी की तरफ गए, सी से बी की तरफ गए, फिर ये अपोजिट हो गया, ये अपोजिट हो गया मतलब ए आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। तो ए वेक्टर का हो क्या हो जाएगा? बी प्लस सी। अंडरस्टूड? यस यस सर। सर। यस सर। अच्छा एक डायग्राम और बना देते हैं। ये मान लो पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। बता इसमें रिजल्टेंट कौन होगा? सर क्यू वेक्टर। क्यू वेक्टर। देखो यहां ये मान लो पॉइंट है ए बी सी, ए से बी की तरफ गए, बी से सी की तरफ गए, फिर अपोजिट हो गया, तो क्यू आपका रिजल्टेंट हो गया। यस हाँ है ना? यस सर। ओके, मान लो एक ऐसा एक वेक्टर बना दिया, दूसरा वेक्टर ऐसे बना दिया। अच्छा वेक्टर को प्लेन में पैरेलली डिस्प्लेस किया जा सकता है, मतलब ये वेक्टर है मान लो, ये पेन आपका, इस वेक्टर को मैं पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पैरेलली डिस्प्लेस कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड भी वही है, डायरेक्शन भी वही है, तो क्या वेक्टर चेंज होगा? क्या नहीं। आप किसी भी No, वेक्टर को प्लेन में, किसी भी प्लेन में पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हो पैरेलली। अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पे बोला कि एक रेड कलर का वेक्टर है, एक ब्लू कलर का वेक्टर है, इनका रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये पता करो। रिजल्टेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा ये पता करो। तो आपने क्या करा, एक काम करते हैं अपन, किसी एक वेक्टर को उठा के कहीं और रख देते हैं। तो मान लो मैंने ब्लू वाले वेक्टर को उठा के थोड़ा आगे रख दिया, पैरेलली डिस्प्लेस किया, ब्लू वाले वेक्टर को पैरेलली यहाँ रख दिया, पैरेलली डिस्प्लेस कर सकता हूँ। तो ये ए वेक्टर, ये ब्लू वेक्टर हो, इनका रिजल्टेंट कैसा आएगा? इस डायरेक्शन में आएगा। अंडरस्टूड? तो ये रिजल्टेंट Yes, वेक्टर हो गया, इसका डायरेक्शन भी पता चल गया, मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर को आप पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हो। तो ये रूल होता है आपका वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगुलर एडिशन। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर। अब जैसे मान लो एक बार और समझ लेते हैं, यहाँ पे मान लो पॉइंट ए पे कोई है, ए से बी की तरफ गया, फिर बी से सी की तरफ गया, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए से सी की तरफ। एसीसी। रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? ए टू सी। दिस लॉ इज नोन एज ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके ठीक है, पैरेलली डिस्प्लेस करके आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो। ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ये आपका हो जाएगा ए प्लस बी। ये मान लो ए है, अपोजिट में बी बना दिया, अब ज्वाइन करोगे तो क्या मिल जाएगा? ए माइनस बी। अगर ए माइनस बी पता, ए प्लस बी पता कर, जैसे ये वेक्टर है बी वेक्टर है, किसी ने बोला ए प्लस बी पता करो, तो ए प्लस बी कैसे पता करोगे? इस बी को पैरेलली पहले यहाँ पे रख देना, समझ में आ रहा है? पैरेलली डिस्प्लेस कर दिया, तो यहां से आपको मिल जाएगा ए बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। किसी ने पूछा बताओ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा? तो ए को माइनस बी के साथ ऐड करना है, ए को माइनस बी के साथ अगर ऐड करना है तो पहले बी का माइनस बी बना देंगे, बी का क्या बना देंगे? माइनस बी। अब इन दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो ये आ जाएगा ए माइनस बी। अंडरस्टूड? यस सर। यस सर। ओके, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, करो ट्राई। हाँ बताओ क्या है आंसर? सर थर्ड ऑप्शन। कौन सा?
थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। Yes. हाँ अंशिका बोलो। Sir, third option. ओके, देखो ए ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनका तो जीरो होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो पहले ही करेक्ट है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जीरो होगा, तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपको पहले ही करेक्ट है। और रिजल्टेंट कौन है यहाँ पे, ए सी वेक्टर है, तो ए बी प्लस बी सी को मैं ए सी वेक्टर लिख सकता हूँ, है ना। Yes, sir. तो ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होके क्या हो जाएगा, सी ए वेक्टर, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है ना। लेकिन थर्ड आपका क्या हो जाएगा, गलत है, क्योंकि अगर फर्स्ट करेक्ट है तो थर्ड अपने आप ही गलत हो जाएगा। क्लियर है। Yes. यस सर। और फोर्थ तो करेक्ट ही है। अब देखो ध्यान से, अब मान लो एक प्लेन में दो पॉइंट है ए और बी, थ्री डायमेंशन प्लेन में दो पॉइंट है ए और बी। अब मुझे पता करना कि ए बी वेक्टर क्या होगा, मुझे क्या पता करना है, ए बी वेक्टर क्या होगा। और मुझे गिवन क्या है, मुझे ए और बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर गिवन है, मुझे पता करना है कि ए बी वेक्टर क्या होगा। पोजीशन वेक्टर गिवन है, मतलब अगर इनको मैं ओरिजिन से ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे वो वेक्टर पता है, मतलब ओ ए पता है, ओ बी पता है, ए बी निकालना है। तो सब लोग ध्यान से एक बार ओ ए ओ बी और ए बी में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो अपनी अपनी कॉपी में। इसमें ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करो तीनों वेक्टर में, ओ ए में, ओ बी में और ए बी वेक्टर में। ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके देखो क्या रिलेशन है, सब खुद से ट्राई करना अपनी अपनी कॉपी में। डायग्राम जल्दी से बना लो और इसमें वेक्टर एडिशन का ट्राइंगल लॉ अप्लाई करो, देखो क्या रिलेशन आ रहा है। हाँ रविंदर बोलो। सर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल टू ओ ओ बी हाँ वेक्टर। वेरी गुड, करेक्ट। यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, ओ बी वेक्टर होगा। Yes, Yes, sir. sir. रिजल्टेंट वेक्टर कौन होगा, ओ बी वेक्टर। सो ओ ए प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। रिजल्टेंट कौन होगा, ओ बी। सो ओ ए प्लस ए बी इक्वल टू ओ बी वेक्टर, तो यहाँ से ए बी वेक्टर आ जाएगा। ए बी वेक्टर क्या आएगा, ओ बी माइनस ओ ए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ए बी वेक्टर क्या लिखोगे, ओ बी माइनस ओ। इसको शॉर्ट में अपन बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं, बी माइनस ए। देखो ए पहले ए आ रहा है, बी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बी माइनस ए, टर्मिनल माइनस इनिशियल। क्लियर है। ए बी वेक्टर को क्या लिखोगे, बी माइनस ए। यस। ए बी वेक्टर को क्या लिखेंगे, बी माइनस ए। ऐसे सी डी वेक्टर को क्या लिखेंगे, डी माइनस सी। पी क्यू वेक्टर को क्या लिखोगे, क्यू माइनस पी। ओके। Minus P. इसके बाद अगला एक और लॉ होता है पैरेललोग्राम लॉ, Yes. ये भी जल्दी से समझ लो, ये ट्राइंगल लॉ से आया है। इन्होंने बोला कि मान लो आपके पास दो वेक्टर है ए और बी, एक वेक्टर ये रहा मान लो, और दूसरा वेक्टर बी, इसके दो कोइनिशियल वेक्टर बना दिए मान लो मैंने ये। तो अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो उन्होंने बोला कि पैरेललोग्राम लॉ से इसका रिजल्टेंट निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है, तो इन दोनों वेक्टर से बनने वाला मान लो मैं एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। क्या ड्रॉ किया मैंने, पैरेललोग्राम। इन दोनों वेक्टर को ज्वाइन करने वाला मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। अभी जो पैरेललोग्राम का डायगोनल होगा, इस पैरेललोग्राम को जो ये वाला मेन डायगोनल होगा, ये डिनोट करेगा द रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब ये वेक्टर आपका हो जाएगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस लॉ को अपन बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, इसका जो दूसरा डायगोनल होगा बी से ए की तरफ, वो होगा आपका ए माइनस बी। जो दूसरा डायगोनल हो जाएगा वो आपका ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। वो भी हम अभी प्रूव कर सकते हैं। ये मान लो ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, तो एक जो पहला मेन डायगोनल होगा वो तो आपका डिनोट करेगा क्या, ए प्लस बी। और जो दूसरा वेक्टर होगा, दूसरा डायगोनल होगा यहां से यहां की तरफ, ये आपका हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी कैसे आया, बहुत आसानी से आ जाएगा, देखो ध्यान से। ये वेक्टर ए है मान लो, और ये वेक्टर बी है। आपको रिजल्टेंट निकालना है तो मैं ट्राइंगल लॉ ही अप्लाई कर देता हूं।
अच्छा ये वेक्टर बी है तो इसी के पैरेलल वेक्टर बी बना दो एक और, सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का, तो ये भी वेक्टर yes, बी sir. होगा। अच्छा अब ये दोनों में ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दे, यहां से यहां पे गए तो ट्राइंगल लॉ क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आ जाएगा, है ना, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है। तो ट्राइंगल लॉ की मदद से ही पैरेललोग्राम लॉ को प्रूव किया जा सकता है। क्लियर हो गया आप सबको। Yes, sir. यस सर। a माइनस बी भी ऐसे ही आ जाएगा, इसको नीचे की तरफ भेज दोगे तो जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो a माइनस बी। ओके, तो इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी दो एडजेसेंट साइड वेक्टर a और वेक्टर b है, तो जो डायगोनल होगा वो आपका हो जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर a वेक्टर प्लस b वेक्टर। क्लियर एवरीवन। Yes, sir. यस सर। ओके, अब देखो यहाँ पे वेक्टर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या बी प्लस ए करो, बात सेम ही है, हाँ है ना। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल फॉर वेक्टर एडिशन, ए प्लस बी और बी प्लस दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी एप्लीकेबल है, मतलब ब्रैकेट्स को चेंज करने पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस सी या फिर ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम। अंडरस्टूड एवरीवन, यहाँ पे प्रूव किया गया, लेकिन समझने की वाली बात है, आसानी है ये। अब अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, सुनना ध्यान से। मान लो ये आपका 3D प्लेन है एक्स वाई जेड, ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पे मान लो कोई एक पॉइंट कंसिडर किया मैंने, डिस्टेंस 1 यूनिट का 1,0,0। क्लियर है। Yes, इसको नाम दे दिया वेक्टर ए, ध्यान से सुनना, इसको नाम दे दिया वेक्टर ए। इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस। एक और वेक्टर कंसिडर किया वेक्टर बी एट द पॉइंट बी, जिसका कोऑर्डिनेट है 0,1,0, इसको नाम दे दिया वेक्टर बी। और एक और पॉइंट कंसिडर किया वेक्टर सी, ठीक है, इसका भी पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट 0,0,1, और इसको नाम दे दिया वेक्टर सी। अब तीनों का मैग्नीट्यूड 1 है, तीनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, मतलब सारे यूनिट वेक्टर है। क्लियर है, सारे के सारे वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर। अब वेक्टर हम बनाते कैसे, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। किसी भी वेक्टर को बनाने का तरीका क्या होता है, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, है ना, बोलो। yes, sir. Yes, sir. तो वेक्टर ए को आप लिखोगे कैसे, वेक्टर ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड इनटू उसका डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब ए कैप बी कैप सी कैप। क्लियर है। Yes, sir. तो आप यहां पे देखोगे मैग्नीट्यूड तो 1 है, मैग्नीट्यूड तो क्या है 1, और डायरेक्शन क्या है, अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द एक्स एक्सिस। क्लियर है। Yes, बोलो। sir. तो मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, तो वेक्टर ए बेसिकली क्या डिनोट करेगा, ए कैप, वेक्टर बी आपका क्या डिनोट करेगा, बी कैप, और वेक्टर सी आपका क्या डिनोट करेगा, सी कैप। तो बेसिकली ये एक्स वाई और जेड की डायरेक्शन हो गई। इसको हमने फिर स्पेशल नाम से जाना, क्योंकि बार बार एक्स वाई जेड हम यूज करेंगे। तो एक्स के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम क्या नाम देंगे, आई कैप, वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर को हम नाम देंगे जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 1 है उसको नाम देंगे के कैप। सो आई कैप, जे कैप एंड के कैप आर व्हाट, आर द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। क्लियर है। Yes, sir. सबको ध्यान रखना है, आई कैप जे कैप के कैप क्या है, आर द यूनिट वेक्टर, मतलब ये आई एक्स वाई जेड की डायरेक्शन को डिनोट करता है। सबका मैग्नीट्यूड हमेशा कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है। अब Yes, sir. अभी हम इस पॉइंट को आई कैप जे कैप और के कैप के टर्म्स में लिखना चाहते हैं, ताकि हम मेरा पोजीशन वेक्टर को मैं वेक्टर फॉर्मेट में कैसे लिखूंगा, मैंने आपको कहा था आगे जाके हम देखेंगे कि पोजीशन वेक्टर को वेक्टर के फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे। तो इस पॉइंट को मतलब आर वेक्टर को मुझे आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में लिखना है। तो ध्यान से देखो, मान लो ये कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, मतलब एक्स के अलोंग डिस्टेंस एक्स होगा, वाई के अलोंग वाई होगा, जेड के अलोंग जेड होगा। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो देखो कैसे निकाल रहे हैं। तो एक्स के अलोंग मैग्नीट्यूड कितना है एक्स, और डायरेक्शन क्या हो गया अभी बताया, आई कैप। तो वेक्टर ओ ए क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप हो जाएगा, मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। यस सर। वाई के अलोंग Yes. मैग्नीट्यूड वाई है, डायरेक्शन जे कैप है, तो ओ वाई वेक्टर क्या हो जाएगा, वाई इंटू जे कैप। Right, जेड sir. के अलोंग मैग्नीट्यूड जेड है और डायरेक्शन के कैप होती है, तो ओसी वेक्टर क्या हो जाएगा, जेड के कैप। अंडरस्टूड एवरीवन।
Yes, sir. इस क्यूब का ओए वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप, ओबी वेक्टर हो जाएगा वाई जे कैप, ओसी वेक्टर हो जाएगा जेड की कैप। मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन अभी हमने पता कर ली एक्स वाई जेड, सॉरी आई कैप जे कैप के कैप। अब मान लो सबसे पहले आप छोटा ट्राइंगल कंसीडर करो ओएडी। इस छोटे ट्राइंगल में हम ट्राइंगल लॉ अप्लाई करते हैं, इस छोटे ट्राइंगल में ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके ओडी वेक्टर निकालते हैं। तो बताओ ओडी वेक्टर कितना आएगा? ओडी वेक्टर So OA vector plus AD vector. हाँ तो कितना होगा वो बताओ? ओए ओ भी दिया हुआ है ना, उसके टर्म्स में बताओ। देखो ओडी वेक्टर में आप पैरेललोग्राम लॉ भी लगा सकते हो, ट्राइंगल लॉ भी लगा सकते हो। ओए प्लस ओबी कितना आ जाएगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के, है ना? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओडी वेक्टर क्या हो जाएगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. पैरेललोग्राम लॉ से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ओडी वेक्टर। अच्छा मुझे बताओ डीपी वेक्टर कितना है? डायग्राम से देख के ढंग से। डीपी वेक्टर डी से पी, अरे बताओ, इतना टाइम थोड़ी लगना चाहिए। डीपी वेक्टर कितना है? डी से पी, ये वाला वेक्टर दिख नहीं रहा है? So YJ cap. नहीं, Z के कैप सर। अपवर्ड जा रहा है ना, इसके पैरेलल है ना। Yes, sir. Yes, वाई जे Z के तो ओबी वेक्टर है, वो तो नीचे वाले के लिए दी, ये वाला वेक्टर ये रहा। ये वेक्टर कौन सा है? जेड के पे Yes, पैरेलल sir. है दोनों, Yes, sir. तो फिर इतना टाइम लगा दिया आप लोगों ने। अब ट्राइंगल ओपीडी में ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं आर वेक्टर के लिए। Yes, आर sir. वेक्टर क्या हो जाएगा? ओडी प्लस डीपी। आर वेक्टर क्या हो जाएगा? ओडी प्लस डीपी, ट्राइंगल लॉ। अंडरस्टूड sir. एवरीवन? Yes, sir. ठीक, तो देखो सबसे पहले हमने ओडी वेक्टर निकाल लिया। ओडी वेक्टर क्या हो जाएगा? ओ ए प्लस एडी, दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के। फिर इस वाले ट्राइंगल में वापस से ट्राइंगल लॉ अप्लाई कर दिया। ट्राइंगल लॉ क्या हो जाएगा? ओपी वेक्टर इक्वल टू ओडी प्लस डीपी, दैट इज एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। क्या आ जाएगा? एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के। अब ध्यान रख लोगे, कोई भी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, कोई भी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई जेड है, एक्स के अलोंग कंपोनेंट है एक्स आई कैप, वाई के अलोंग कंपोनेंट है वाई जे कैप, और जेड के अलोंग कंपोनेंट है जेड के कैप, तो ये जो वेक्टर आर होगा ये क्या हो जाएगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको ध्यान रखना है पोजीशन वेक्टर में। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर पता हो तो आप उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख सकते हो और उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो, और यूनिट वेक्टर निकालना तो वो भी निकाल सकते हो। इस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो क्या मिल जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर एवरीवन? Yes. चलो पता करो ये। फाइंड द वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस। डन एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा।
इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, Yes. रूट 11 आ जाएगा। Yes. रूट Yes, 11 sir. को इस पूरे वेक्टर से मैग्नीट्यूड कर दोगे, अलग अलग कर दोगे, ये आपका आ जाएगा यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। क्या आ जाएगा? यूनिट वेक्टर। क्लियर है? यूनिट वेक्टर निकालना आ गया सबको? Yes, बहुत sir. काम आएगा ये, Yes, sir. आना चाहिए। किसी भी वेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है, किसी भी वेक्टर के अलोंग अगर आपको डायरेक्शन पता करनी है, तो डायरेक्शन निकालना मतलब यूनिट वेक्टर निकालना। यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे? उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दोगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, अब जैसे मान लो वेक्टर ए है आपका a1 i कैप प्लस a2 j के प्लस a2 3 के, वेक्टर बी आपका b1 i कैप प्लस ये, तो इनको ऐड कैसे करेंगे? ऐड करेंगे तो बताओ क्या आएगा? ऐड कैसे करोगे? So even आई के साथ एडिशन, जे का जे के साथ, के के साथ, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. आई वाला आई के साथ ऐड हो जाएगा, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ। इसी तरह डिफरेंस भी आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के के साथ। अगर दो वेक्टर आपस में इक्वल है तो इक्वल कब होंगे? A1 और B1 जब उनके आई कैप जे कैप और के कैप के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, तब दो वेक्टर आपस में इक्वल होंगे। ध्यान रखना। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अंडरस्टूड? आप किसी स्केलर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो तो कुछ, और ऐड भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। क्लियर है? Yes, sir. हाँ है ना? Yes, sir. बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड जेड, जेड है वो, इफ दिस वेक्टर आर इक्वल। एक्स और जेड की वैल्यू बताओ अगर ये दो वेक्टर इक्वल है। Sir, 4 and Sir, 5. X4 है and Z 5. हाँ, अगर दो वेक्टर इक्वल है तो इनके आई कैप और जे कैप के कोफिशिएंट आपस में इक्वल होंगे, हाँ है ना? आई कैप वाला आई कैप से इक्वल, जे कैप वाला जे कैप से इक्वल, तो एक्स की वैल्यू 4 आ जाएगी और जेड की वैल्यू 5 आ जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? 5. बोला इनका ऐड करो, कम करो और डिफरेंस करो, तो आपको कर लोगे सब लोग। ऐड करोगे आई कैप का एडिशन आई कैप के साथ, जे कैप का एडिशन जे कैप के साथ, तो आई वाला आपस में ऐड कर देना, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, तो ये एडिशन हो गया। सब्सट्रैक्शन करने में सब्सट्रैक्ट कर दोगे, आपस में सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये आपका सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है? प्रैक्टिस कर लेना, सब फंडामेंटल क्वेश्चन है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कोलिनियर वेक्टर, जैसा कि आपको मैंने सिखाया था। कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे तो क्या होगा? मतलब पैरेलल होंगे। मान लो एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल टू a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप, एक और वेक्टर b b1 i कैप b2 j कैप b3। अब दोनों कोलिनियर है मतलब पैरेलल होंगे, हाँ है ना? Yes, sir. क्या होंगे? पैरेलल। और अभी आपको मैंने बताया था एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। बोलो। Yes. बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। अगर ये लैम्डा पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये लैम्डा पॉजिटिव है मतलब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, है ना? Same. a इक्वल टू 5b, a इक्वल टू 6c, a इक्वल टू 7d। अगर ये वैल्यू नेगेटिव हुई मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट, है ना? अगर ये लैम्डा स्केलर आपका नेगेटिव हुआ मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, लैम्डा पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन में। क्लियर है? तब आपको यही ध्यान रखना, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर और बी वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। बस इतना सा ध्यान रख लेना। तो कंडीशन क्या आ जाएगी कोलिनियरिटी की? a1 अपॉन b1, आई का आई के साथ रेशियो, जे का जे के साथ रेशियो, के का के साथ रेशियो आपस में क्या हो जाएगा? इक्वल। लिख लो ये डायरेक्ट, बस कंडीशन लिख लेना। a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b2 इक्वल टू a3 अपॉन b3, मतलब आई कैप जे कैप और के कैप के रेशियो आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है? प्रूव भी कर सकते हो। जैसे मान लो आपने यहाँ वैल्यू पुटअप कर दी, b इक्वल टू लेमडा ए, b इक्वल टू क्या कर दिया? लेमडा ए। लेमडा को मल्टीप्लाई कर दोगे। अब दो वेक्टर अगर आपस में इक्वल है, तो अभी बताया था अगर दो वेक्टर इक्वल है तो आई का आई के साथ इक्वल, जे वाला जे के साथ इक्वल होगा, के वाला के साथ। मतलब b1 किसके बराबर होगा? लेमडा a1 के बराबर, b2 लेमडा a2 के बराबर और b3 लेमडा a3 के बराबर। अब तीनों से लेमडा की वैल्यू इक्वेट कर देंगे, तीनों से लेमडा क्या आएगा? ये आपकी क्या होगी? कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। दैट इज b इक्वल टू लेमडा ए या फिर b1 बाय a1 या a1 बाय b1 इक्वल टू a2 बाय b2 इक्वल टू a3 बाय b3। अंडरस्टैंड एवरी? बोलो।
Yes, sir. बोला शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्या है वेक्टर कोलिनियर होंगे, इनको शो करो, ट्राई करो। Yes, क्या sir. है कोलिनियर है? Yes. देखो सेकेंड वाले वेक्टर में से अगर आप -2 कॉमन निकाल लोगे तो फर्स्ट वाला वेक्टर आ जाएगा। तो बी वेक्टर कैन बी Yes. रिटन एज -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। अगर कोई वेक्टर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, मतलब वेक्टर क्या हो जाएंगे, कोलिनियर। ठीक है, बी वेक्टर कैन बी रिटन एज Yes. -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, बी वेक्टर कैन बी रिटन एज -2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, हेंस द वेक्टर आर कोलिनियर। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके ठीक है, एक सेकेंड, स्लाइड्स थोड़ी आगे बढ़। तो यहां तक हमने क्या देखा? यहां तक हमने बस टाइप्स ऑफ वेक्टर देखा, पोजीशन वेक्टर देखा, और किसी पोजीशन वेक्टर को वेक्टर को कैसे बनाना है वो देखा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ठीक है, अब अगला हेडिंग डालो, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियो। अगला कॉन्सेप्ट डायरेक्शन कोसाइन, हेडिंग डालो एवरीवन, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है। तो ये आसान है, टफ नहीं है, समझो अच्छे से, बस कॉन्सेप्ट समझना, ज्यादा डिटेल में। मान लो डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, सुनो। एक कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड की कैप, ये हमको पता है ऑलरेडी। अब डायरेक्शन कोसाइन से मतलब क्या है कि मान लो ये जो पोजीशन वेक्टर है ओपी वेक्टर, ये जो ओपी वेक्टर है ये प्लेन में होगा, कहीं ना कहीं हवा में होगा, है ना, कमरे में। जैसे मान लो आप अपने कमरे का कॉर्नर समझो, कमरे का कोई भी एक कॉर्नर पकड़ो, वो आपको ओरिजिन होगा, वहां से हवा में अपनी तरफ एक पॉइंट खींचो, मतलब वो आपका क्या हो जाएगा, ओपी वेक्टर। क्लियर है? Yes, sir. कमरे का कोने से अपनी तरफ अगर एक वेक्टर खींचोगे तो आपका वो एक प्लेन हो गया, ओपी वेक्टर। अब ये जो वेक्टर है ये मान लो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है अल्फा, एक्स के साथ मान लो एंगल बना रहा है अल्फा, एक्स एक्सिस के साथ, वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है गामा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे डायग्राम में मैं डिनोट नहीं कर सकता हूँ, ये वेक्टर ऑरेंज वाले प्लेन में नहीं है, हवा में है, प्लेन में। समझ में आ रहा है ना, विजुअलाइज कर पा रहे हो? कहीं ना कहीं स्क्रीन के Yes, बाहर आ sir. रहा होगा ये ओपी वेक्टर, स्क्रीन के क्या हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। तो ये ओपी वेक्टर है, ये एक्स वाई जेड के साथ कुछ ना कुछ एंगल बना रहा है अल्फा बीटा गामा। अब डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन कोसाइन का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं कॉस अल्फा ले लूंगा, कॉस ऑफ अल्फा, कॉस ऑफ बीटा एंड कॉस ऑफ गामा, दिस आर द डायरेक्शन कोसाइन। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा आर नोन एज माय डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, वेयर अल्फा बीटा गामा क्या है, वो जो वेक्टर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है वो आपका अल्फा बीटा गामा है। इसमें अगर अपन आगे कॉस लगा देंगे तो उनको बोल देंगे डायरेक्शन कोसाइन। अब ये एज अ कोऑर्डिनेट डिनोट होगा, मतलब ए कोमा बी कोमा सी टाइप से। इसको हमने एक स्पेशल नाम से और जाना है, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन है जिसको हमने स्पेशल लेटर दे दिया है। अल्फा को हमने नाम दे दिया एल, कभी भी एल मतलब अब कॉस अल्फा का मतलब होगा, एल मतलब कॉस अल्फा। बीटा को नाम दे दिया एम और गामा को नाम दे दिया एन। तो एल कोमा एन इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब मेरा अगला टारगेट क्या है कि आपको क्या दिया हुआ है, एक्स वाई जेड गिवन है। आपको क्या गिवन है, एक्स वाई जेड, मतलब आपको उस पोजीशन वेक्टर गिवन है एक्स आई के वाई जे के जेड के। अब आपको निकालना क्या है, एल एम और एन की वैल्यू एक्स वाई जेड के टर्म्स में निकालना। मतलब आपको एल की वैल्यू पता करनी है, कितनी होगी एक्स वाई जेड के टर्म्स में, एम पता करना है और एन पता करना है। तो बहुत आसानी से आप डिराइव कर सकते हो। क्या डेरिवेशन काम का नहीं है, फाइनल रिजल्ट ही काम का आएगा। तो डेरिवेशन में हम क्या करेंगे, पी से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा मैं सबसे पहले, फिर वहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ध्यान रखना परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है, क्या ड्रॉप किया, परपेंडिकुलर। तो ओ
OQ आपका बेस हो गया, OP QP आपका परपेंडिकुलर हो गया और OP आपका हाइपोटेनियस हो गया। अब इस ट्राइंगल में मैं cos अल्फा अप्लाई करता हूँ। cos अल्फा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब OQ अपॉन OP। इस वाले ट्राइंगल में cos अल्फा अप्लाई कर देंगे। cos अल्फा मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है? OQ और हाइपोटेनियस OP। ये ध्यान रखना, हाइपोटेनियस क्या है? OP, क्योंकि 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। डायग्राम में विजुअलाइज हो नहीं रहा होगा, लेकिन 90 के अपोजिट हाइपोटेनियस होता है। तो इस ट्राइंगल में अगर आप cos अल्फा अप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा? x अपॉन r। cos अल्फा क्या हो जाएगा? x अपॉन r। समझ में आ गया यहाँ तक? यस सर। x मतलब x कंपोनेंट, r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। r मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर OP। तो cos अल्फा कितना आ जाएगा? x अपॉन r। इसी तरह से ध्यान से देखो, P से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो OR आपका बेस हो जाएगा, OP आपका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ पे cos बीटा कितनी वैल्यू आ जाएगी? y अपॉन r। इस ट्राइंगल में cos बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y अपॉन r, मतलब m आपका हो जाएगा y अपॉन r। cos बीटा मतलब y अपॉन r, r इज द मैग्नीट्यूड ऑफ OP। इसी तरह से z एक्सिस पे भी अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, इस ट्राइंगल में cos गामा अप्लाई करोगे तो cos गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z अपॉन r। cos गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? z अपॉन r। अंडरस्टूड एवरीवन? तो L M एंड N आर द डायरेक्शन कोसाइन, जहां पे L की वैल्यू क्या है? x बाई आर, y की M की वैल्यू क्या है? y बाई आर, और Z की वैल्यू क्या है? सॉरी, N की वैल्यू क्या है? Z बाई आर। L x बाई आर, M y बाई आर और Z Z बाई आर। R क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ OP वेक्टर। क्लियर हो गया यहाँ तक? बोलो। यस सर। अब देखो, इन तीनों में रिलेशन भी पूछा गया, तो रिलेशन भी आसानी से निकाल जा सकता है। अभी हमने देखा, क्या देखा हमने? अगर कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो L इक्वल टू cos अल्फा कितना आएगा? x बाई आर है ना। cos बीटा मतलब y बाई आर, cos गामा मतलब z बाई आर। अब सुनो ध्यान से, r बताओ कितना होगा? r अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। r मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r है ना। कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? यस यस। अब देखो ध्यान से, डायरेक्शन कोसाइन निकालने का बहुत आसान एक तरीका है। क्या तरीका है? सुनो। अच्छा मुझे बताओ, वेक्टर r क्या होगा? अगर पॉइंट है x, y, z, तो वेक्टर r क्या होगा? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये आपका वेक्टर आर होगा। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। अगर मान लो इसका मैं यूनिट वेक्टर निकाल लूं, इस वेक्टर को मैं यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दूं, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा? एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड दैट इज आई कैप, वाई अपॉन आर का मैग्नीट्यूड जे कैप, और जेड अपॉन दिस के कैप, है ना। यस इस सर। वेक्टर को मैंने यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। यूनिट वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? किसी भी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो यूनिट वेक्टर। अच्छा, क्या ये एल है? यस है सर। ना। Yes, sir. यस और ये आपका क्या हो जाएगा? एम, एम और ये आपका क्या हो जाएगा? एन। एम। बेसिकली आपने क्या देखा? डायरेक्शन कोसाइन निकालने का एक बहुत अच्छा तरीका क्या है? किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन अगर निकालने हो तो उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, और आई कैप, जे कैप और के कैप के जो कोफिशिएंट होंगे वही आपके डायरेक्शन कोसाइन होंगे, है ना। यस अच्छा, ये आर कैप आपका यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। यस। अच्छा, मैग्नीट्यूड मतलब एल आई कैप, एम जे कैप, इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। आप चाहो तो ऐड करके देख भी लो। इनके स्क्वायर को आपस में ऐड करोगे तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन दिस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन दिस प्लस जेड स्क्वायर अपॉन दिस। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, यही तो आएगा। यस।
तो ये आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा एल एम और एन में, ध्यान रखना। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो ध्यान रखना, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। मतलब कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा कितना आ जाएगा, 1। ये दोनों रिजल्ट One. आपको याद रखना है, लिख लो। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. अब बोला फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ दिस वेक्टर। इसको क्या निकालना, डायरेक्शन कोसाइन। मान लो ये वेक्टर है पी वेक्टर, तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन निकालने का तरीका क्या सीखा है? सर वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हाँ, इस वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दें। यस तो इसके वेक्टर को इसके यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट अगर आप कर दोगे तो आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ रूट 14 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 14, तो आ जाएगा 1 बाय रूट 14 आई कैप प्लस 2 बाय रूट 14 जे कैप प्लस 3 बाय रूट 14 के कैप। क्लियर है? यस तो बताओ डायरेक्शन कोसाइन, शॉर्ट में डीसीज डू नोट करेंगे। डायरेक्शन कोसाइन एल एम और एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 बाय रूट 14 कॉमा 2 बाय रूट 14 कॉमा 3 बाय रूट 14। अंडरस्टूड एवरीवन? यस यस सर। ये आपका डायरेक्ट, देखो बहुत आसान है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझा ही दिया लेकिन तरीका निकालने का बहुत आसान है। एल एम और एन, 1 बाय रूट 14, 2 बाय रूट 14, 3 बाय रूट 14। क्लियर एवरीवन? यस और नो? यस सर यस Yes, sir. ओके। अच्छा, आप लॉजिकली सोच के बताओ, एंगल से सोचना, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की मदद से एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा। आप ये सोचो, एक्स एक्सिस अगर मान लो वेक्टर आपका एक्स के अलोंग है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी और गामा की वैल्यू क्या होगी, और उनका कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा निकालेंगे तो एल एम एन क्या आएगा। तो आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों का एल एम एन की वैल्यू निकालो, करो ट्राई। हाँ बताओ। सर 1/√3 1/√3 नहीं नहीं, वापिस सोचो। सोचो थोड़ा ध्यान से। और एक्स के अलोंग अगर आपका वेक्टर है तो अल्फा कितना होगा, बीटा कितना होगा, गामा कितना होगा। बोलो, इतना टफ थोड़ी था। सर अल्फा 0 डिग्री और बीटा और गामा 90 डिग्री। एक मिनट वापस बोला, आवाज नहीं आ रही। सर अल्फा 0 डिग्री और बीटा और गामा 90 डिग्री। अल्फा कितना है, 0 डिग्री। अल्फा 0 बीटा गामा 90 90। अच्छा ठीक है, देखते हैं। सब लोग डायग्रामेटिकली सोचो थोड़ा सा। देखो ध्यान से, ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस हो गया है ना। अब एक्स एक्सिस खुद के साथ एंगल तो 0 ही बनाएगी, यस सर। तो अल्फा 0 आ जाएगा। और बीटा, और ये वाला अगर वेक्टर आपका एक्स के अलोंग है
तो ये वेक्टर y और z के साथ एंगल कितना बनेगा 90-90। अगर वेक्टर आपका x एक्सिस के अलॉन्ग, मान लो x एक्सिस है, तो x एक्सिस का x के साथ एंगल 0, y और z के साथ एंगल कितना हो जाएगा 90-90। तो एल एम एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। कॉस 0 कितना होता है 1, कॉस 90 कितना होता है 0। Zero. तो ये कितना आ जाएगा 1,0,0। तो x एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा 1 0 0। क्लियर। Yes, sir. y एक्सिस का बताओ क्या होगा। So 0 1 0. 0 1 0. 0 1 0। इसी तरह से z का हो जाएगा 0 0 1। क्लियर है। 0 0 1 Yes, sir. yes sir ध्यान रख सकते हो आप। अब डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं वो समझते हैं। इन्होंने बहुत लंबा चौड़ा दिया, मैं आपको आसान भाषा में दिखाता हूँ कि डायरेक्शन रेशियोज का मतलब क्या होता है। सुनो ध्यान से। एक बहुत आसान तरीके से समझाता डायरेक्शन रेशियो। देखो, डायरेक्शन रेशियो का मतलब ये है कि मान लो एल एम और एन आपके हो गए डायरेक्शन कोसाइन। ये क्या हो गया डायरेक्शन कोसाइन। अब इस एल एम एन को अगर मैं किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दूं, कोई भी स्केलर तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, अब लेमडा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बहुत सारी हो सकती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। अंडरस्टूड। फॉर एग्जाम्पल yes sir किसी कोई वेक्टर है, मान लो वेक्टर ए या फिर वेक्टर पी, इसके डायरेक्शन कोसाइन है मान लो 1/3, -4/3, 2/3। एक रैंडम एग्जांपल लिया मैंने, ठीक है, कुछ भी हो सकता है लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, लेकिन ये कुछ भी रैंडम है। तो या फिर एक काम करो दूसरा कुछ ले लेते हैं। ये कितना आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड 16, 16 + 4 24, सॉरी 16 + 4 20 है ना, और 20 + √5 ले लो इसको, एक काम करो, इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा √25, दैट इज 5 है ना। तो ये मान लो आपके किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर है, बोलो यहां तक समझ में आया। yes sir Yes. तो अगर किसी के डायरेक्शन कोसाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। आप इसको किसी से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कहीं से मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो क्या आ जाएगा √5, -4, 2। तो ये डायरेक्शन रेशियोज हो गया। कोई बोलेगा 10 से मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, कर दो 10 से, तो 2√5, -8, 4, ये भी आपका डायरेक्शन रेशियो हो गया। क्लियर है, बोलो। yes sir ठीक है, एक और एग्जांपल से देखो। कोई वेक्टर ए मान लो i कैप +2j कैप +3k कैप। अभी हमने देखा था इसके डायरेक्शन कोसाइन क्या थे बताओ, 1/√14, 2/√14 और 3/√14 है ना। ये डायरेक्शन कोसाइन है। क्लियर है। yes sir इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। तो मान लो मैं इसको अगर √14 से ही मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आ जाएगा 1, 2, 3 है ना। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्शन रेशियो। और भी बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2, 4, 6, ये भी क्या है डायरेक्शन रेशियो। अंडरस्टूड एवरीवन। yes Yes. sir तो देखो डायरेक्शन रेशियो निकालना आसान है। अगर वेक्टर है i कैप +2j कैप +3k कैप, तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएगा 1, 2, 3। और डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालोगे, उसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे, जो भी i कैप j कैप k कैप का कोफिशिएंट होगा वही आपका डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा। इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन समझ में आ गया आप। yes sir बस इतना ही समझना था आपको। बोला फाइंड द डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ अ वेक्टर उस डायरेक्शन रेशियोज आर दिस। अगर डायरेक्शन रेशियो ये है तो वेक्टर क्या हो सकता है 2i कैप -j कैप -2k कैप, है ना। अगर डायरेक्शन sir. रेशियो ये है Yes, sir. तो वेक्टर क्या हो जाएगा 2i कैप -j कैप +-2k कैप। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज हैं। डायरेक्शन रेशियोज क्या थे इस वेक्टर के 2, -1 और -2, है ना। क्या इसके डायरेक्शन कोसाइन निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे डायरेक्शन कोसाइन।
सर यूनिट वेक्टर इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट कर देंगे तो 2i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ √5 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अंडर रूट कितना आएगा? 9। √9 तो 2/3 i कैप माइनस 1/3 j कैप माइनस 2/3 k कैप, जिसके डायरेक्शन कोसाइन फाइनली क्या आ जाएंगे? 2/3 कॉमा माइनस 1/3 कॉमा माइनस 2/3। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, ये सब बहुत काम कर रहा है। आपको समझ में आ गया ना सबको? बोलो। नेक्स्ट, अगला कॉन्सेप्ट है वेक्टर जॉइनिंग टू पॉइंट्स। दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला वेक्टर कैसे निकालेंगे? तो मान लो दो पॉइंट है P1 और P2 जिनके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है x1 y1 z1 x2 y2 z2। तो अभी हमने देखा था क्या इनके पोजीशन वेक्टर आप निकाल सकते हो? OP1 क्या होगा? x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 z कैप। इससे सब एग्री करते हो? यस सर यस सर। OP2 वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। अब यहाँ पे मैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करके P1 P2 वेक्टर निकाल सकता हूँ ना। P1 P2 वेक्टर क्या होगा? P2 माइनस P1। हाँ है ना? याद आ रहा है? जैसे AB वेक्टर को हमने क्या लिखा था? B माइनस ए। AB वेक्टर को हमने क्या लिखा था? B माइनस ए। वैसे P1 P2 वेक्टर क्या हो जाएगा? P2 माइनस P1। P2 माइनस, तो P2 माइनस P1 करोगे तो इन दोनों वेक्टर का डिफरेंस ले लोगे तो क्या आएगा? x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर अच्छा देखो अपन ने क्या देखा यहाँ पे कि अगर आपके पास दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स है ये, तो इनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 i के प्लस y2 माइनस y1 j के प्लस z2 माइनस z1 k के। अब इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस भी निकालना हो, डिस्टेंस मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड। वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो? अंडर रूट ऑफ एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना? तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। आपका 2 डायमेंशन ज्योमेट्री में भी डिस्टेंस फॉर्मूला यही तो था। यस सर 2D में आपने क्लास 10th में सीखा था, अगर दो पॉइंट है जिनके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 x2 y2 तो दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या आता था? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 3D में भी यही फॉर्मूला बन रहा है, बस एक z आ जाएगा एक्स्ट्रा। अंडरस्टूड एवरीवन? यस अब एक होता था सेक्शन फॉर्मूला। आपने क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा था। उसका फॉर्मूला ऐसा आता था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे x कोऑर्डिनेट आता था, और m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, इससे y कोऑर्डिनेट आता था। याद आ रहा है? यस सर यस सर। ये होता था इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है m:n के रेशियो, m1:m2 के रेशियो में। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता था तो प्लस की जगह माइनस आ जाता था। तो सेम यहाँ पे भी सेक्शन फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे एक्स वाई दो कोऑर्डिनेट नहीं होंगे, यहाँ पे तो वेक्टर के फॉर्मेट में निकालना, तो एक ही वेक्टर आएगा आपका। तो वेक्टर के फॉर्मेट में सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो देखना है, तो इसको देख लो ध्यान से। मान लो कोई पॉइंट है P और Q जिसकी पोजीशन वेक्टर है A वेक्टर और B वेक्टर। दो पॉइंट है P और Q, कभी भी दो पॉइंट देंगे तो हमेशा वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगा? उनका पोजीशन वेक्टर पता होना चाहिए। तो दोनों पॉइंट P और Q के पोजीशन वेक्टर हमको पता है, वेक्टर A और वेक्टर B। इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। मान लो इन दोनों के बीच में कोई पॉइंट है R जो इसको m:n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इन दोनों पॉइंट के बीच में कोई पॉइंट है R जो इसको m:n के रेशियो में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। अंडरस्टूड? अब आपको ये वेक्टर R निकालना है, आपको ये वेक्टर क्या निकालना है? R। अब देखो इसका रिजल्ट बहुत आसान है। डेरिवेशन तो अपनी जगह है, डेरिवेशन ठीक है, अगर सीखना हो तो सीख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रिजल्ट याद रखना है। जैसे वहां पे रिजल्ट याद किया था m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, याद आ रहा है? वैसा आया था। सेम यहाँ पे भी रिजल्ट वैसे ही आएगा। अब ये पॉइंट, ये आपका मान लो वेक्टर A है, ये आपका वेक्टर B है। अब वेक्टर R निकालना है, तो देखो आप n को मल्टीप्लाई करोगे A के साथ, m को मल्टीप्लाई करोगे B के साथ, और डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो यहाँ पे R का रिजल्ट आपका बहुत स्टैंडर्ड आ जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। इसको ही याद लिख लो फटाफट, m इंटू बी वेक्टर, m इंटू उधर वाला B वेक्टर प्लस n इंटू इधर वाला A वेक्टर डिवाइडेड बाय m प्लस n, डिवाइडेड बाय m प्लस n। याद हो जाएगा ना? आसान है। जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला था, सेक्शन फॉर्मूला भी वैसे ही दिख रहा है जैसा वहां याद किया था। अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। यस सर
तो ये आपका सेक्शन फॉर्मूला हो गया, लिख लो। इंटरनल डिवीजन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? इंटरनल डिवीजन। यहाँ पे इन्होंने डेरिवेशन किया हुआ है, जिसको देखना हो देख सकता है, लेकिन फाइनल रिजल्ट याद होना चाहिए। m इंटू बी प्लस n इंटू ए अपॉन m प्लस। अगर ये एक्सटर्नल होता, अच्छा मिड पॉइंट होगा, तो आपको पता है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी बाई टू। क्लियर है? अगर ये पॉइंट r मिड पॉइंट हो जाएगा तो वेक्टर r क्या हो जाएगा? a वेक्टर प्लस b वेक्टर डिवाइड बाई टू। एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा। एक्सटर्नल डिवीजन में फॉर्मूले में प्लस की जगह क्या आ जाएगा? बस माइनस। एम बी माइनस एन ए अपॉन एम माइनस एन। एक्सटर्नल डिवीजन में प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा, बस फॉर्मूला याद रखना है। अंडरस्टूड एवरीवन? Yes. चलो एक बार इंटरनल डिवीजन का अप्लाई करके पता कर लो आर वेक्टर कितना होगा। पी पता है, क्यू पता है, 2:1 का रेशियो पता करो, आर वेक्टर कितना आएगा। आर पी और क्यू को 2:1 के रेशियो में बांटा, तो ये 2 होगा, इधर वाला 1 होगा। 2:1, ठीक है। आपको नहीं समझ में आया तो इसको एम नाम दे दो, इसको एन नाम दे दो, इस वाले को वेक्टर ए, इस वाले को वेक्टर बी। अंडरस्टूड? Yes. आर वेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एम इंटू बी प्लस एन इंटू ए अपॉन एम प्लस एन। या फिर सोचो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, ये मान लो बी वेक्टर है और ये आपका ए वेक्टर है, तो 2 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस अपॉन 2 प्लस 1, तो यहाँ से आर वेक्टर आ जाएगा। 2 इंटू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस 1 इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप अपॉन एम प्लस एन। बोलो, Yes, sir. क्लियर एवरीवन? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। चलो ठीक है, आज पता ही नहीं चला टाइम कहाँ निकल गया। पहली बार इतनी एक्सटेंड हुई होगी आपकी मैथ्स की क्लास। अंडरस्टूड? Yes, sir. ठीक है। आप लोगों को अब एनसीईआरटी कर लेना फंडामेंटल, अगर नहीं करोगे तो चैप्टर आगे, अभी जेई लेवल तो कुछ टच ही नहीं हुआ है। जेई लेवल में तो अच्छा लेवल आएगा, अभी सिर्फ फंडामेंटली पढ़ाया है मैंने। आप लोग एनसीईआरटी कर लेना खुद से, नहीं करोगे तो आगे दिक्कत आएगी। तो जितना पढ़ाया है उससे रिलेटेड एनसीईआरटी में जो जो भी क्वेश्चन है उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करना, नोट्स बना लेना। अगली क्लास में प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर देखेंगे। क्लियर है? Okay, sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।